नमस्कार, ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता की बहाली पर दी प्रतिक्रिया, कहा नफरत के खिलाफ मोहब्बत की हुई है जीत। प्रदेश के गृह व कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास स्थान पहुंचकर दी जन्मदिन की बधाई। और दुर्ग सहित पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रखी गई आधारशिला। दुर्ग में सांसद विजय बघेल तो पावर हाउस वाले कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। अब खबरें विस्तार से। मोदी सर ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी एक बार फिर से सांसद बन गए हैं। वहीं उनकी सदस्यता बहाली को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई है। राहुल जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे। आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। बड़ी बात यह है कि पूरे 100 दिन बीतने के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहाँ हिंसा रोक नहीं पा रही है, बल्कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी हिंसा हो रही है। और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, ये बहुत चिंताजनक है और देश के लिए कतई उचित नहीं है। थैंक यू। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जन्मदिन के अवसर पर लगी भीड़, वहीं बधाई देने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उनके निवास स्थान जहां लोगों का लगा रहा तांता। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर रविवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके मीनाक्षी नगर बोरसी निवासी पहुंचे और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 75वें जन्मदिवस की बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री श्री साहू के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। विकास हुआ है लोगों का और 2 लाख करोड़ रुपया सीधा खाते में डाला गया है। 36 लाख किसान परिवार, 5 लाख से अधिक मजदूर का और 3.5 लाख गोबर विक्रेता उनके खाते में, 2 लाख स्वसहायता समूह उनके खाते में, 13 लाख तेंदुपत्ता संग्रह के उसके खाते में और 66 लाख से अधिक परिवार हैं जिसको राशन हम लोग दे रहे हैं। उसमें 5,000 करोड़ से अधिक राशि उनको मिला है। 42 लाख परिवार से अधिक परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 3,800 करोड़ रुपए सरकार ने सब्सिडी दी है। तो ये सरकार है, वो आम जनता की सरकार है। वो लड़ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस सरकार से, तो बदनाम करने की कोशिश। लगातार ईडी आईटी वही काम कर रही है, उसका कोई काम नहीं है। रोज 4 दिन 8 दिन में कुछ छापा डालना है, ये स्थिति इनकी है। ये चावल चोरी करने वाले, ये नान में खदान में सब में घोटाला करने वाले, ये उसके बारे में बताओ सीएम मैडम कौन है, उसकी जांच क्यों नहीं होती? और ये रमन सिंह से लेके उसके परिवार, उसके मंत्रिमंडल के लोग, विधानसभा के अध्यक्ष, तत्कालीन उपाध्यक्ष, सब लोग चिट फंड कंपनी कार्यालय को उद्घाटन किए, मेला लगाया तो रोजगार मेला, हजारों करोड़ रुपए लेके वो भाग गए। आज ये है कि चिट फंड कंपनियों के जो 700 डायरेक्टर हैं, एजेंट हैं, वो जेल के अंदर हैं और पैसा वापस कराने का काम हम लोग कर रहे हैं।
गरीबों का, जो रिटायर हो गए हैं वो पैसा डाल दिए थे, किसानों को जो जमीन बेच दिए थे उसको, पूरे देश में अकेला राज्य है जो चिट फंड कंपनियों के पैसे जो डूबा हुआ है उसको वापस कराने का काम कर रहा है। सर आए लोग बताएं, गृह मंत्री जी का जन्मदिन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जन्मदिन पर छात्रों को निःशुल्क आंखों का चश्मा मिठाई खिलाकर मनाया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अयूब खान ने रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर होनहार छात्रों को निःशुल्क आंखों का चश्मा, मिठाई खिलाकर एवं जिला अस्पताल दुर्ग में दूध, फल और बिस्किट वितरण कर मनाया गया। इसी कड़ी में अयूब खान ने बताया कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी का जन्मदिन को सेवा कार्य, सामाजिक कार्य कर मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके ग्रामीण अंचल के छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एकत्र कर ग्रामीण अंचल के होनहार विद्यार्थियों को आंखों की निःशुल्क जांच कराकर जिसमें 107 में दोष पाया गया था, जिसे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क वितरण किया गया और साथ ही दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल पहुंचकर फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर अयूब खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ताम्रध्वज साहू जी का आज 75वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सुबह धनोरा में युवाओं का निःशुल्क जो जांच आंखों का जांच शिविर कराया गया था और लगभग 107 लोगों का आंखों में वो पाया गया था। तो उनके कम और ज़्यादा दूरियों को जो तुमको चश्मा लगता है उनका चश्मा का वितरण किया गया। अब उसके बाद दुर्ग जिला के शासकीय जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में हम लोगों ने युवा साथियों के साथ पहुंचकर जच्चा बच्चा वार्ड में दूध की पैकेट, फल, बिस्कुट का वितरण किए हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की योजना का प्रचार किए हैं। साथ ही ताम्रध्वज साहू जी के उज्जवल भविष्य की कामना किए हैं और आने वाले समय में वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और इस प्रदेश की सेवा करते रहे, यही हम लोगों ने कामना की है। मैं अयूब खान, दुर्ग लोकसभा युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत की। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में सांसद, विधायक, महापौर सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों की शुरुआत रविवार को पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से की गई। इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने वाले दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा व रेल विभाग के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। इस मौके पर मंच से सांसद विजय बघेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इनके प्रयासों से देश के 500 से भी ज्यादा स्टेशनों का रेनोवेशन कर उसे नया रूप दिए जाने की बातें कही, जिसके तहत हर तरह के आधुनिक सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईटेक रेलवे स्टेशन की सौगात आम जनता को मिल रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी किया गया। बता दें कि इस पुनर्विकास कार्यों के बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित भी होती दिखाई पड़ रही है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को जल्द ही मिलेगा। पूरे देश में 508 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशनों का निर्माण का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कलमुद्रा हुआ और उसमें हमारा दुर्ग भी शामिल है, हमारा भिलाई पावर हाउस भी शामिल है। मैं उसके लिए पूरे दुर्ग लोकसभा के जन जन की ओर से, सभी भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी अपेक्षाओं के साथ कि आगे भी हम सब के बीच में जो भी ऐसी समस्या आएगी, जो भी कमियां आएगी, उसको हम प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से दूर करते रहेंगे। ये विश्वास भी मैं जनता को दिलाना चाहता हूँ। आज लगभग 25,000 करोड़ पूरे देश के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 7 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका नव निर्माण पुनर्विकास होने जा रहा है।
उसके लिए भी मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये दुर्ग वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही, अब आप ये समझ लीजिए कि एयरपोर्ट जैसा स्टेशन हम लोगों को 2 साल में दिखलाई देगा। इसके लिए मैं जहाँ भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वहीं नरेंद्र मोदी जी का भी आभार मानता हूँ कि दोनों ने मिलकर इस स्टेशन को आगे बढ़ाने में, और न केवल यहाँ बल्कि और भी स्टेशनों का भी विस्तारीकरण हो रहा है, रायपुर का भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जब हम यहाँ आएंगे तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे हम कहाँ आ गए हैं। ऐसा लगेगा कि हम किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहुँच गए हैं, और है भी हमारी सिटी भी कोई कम नहीं है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे मतदाताओं को, जिनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो सक रहा है। मैं हमारे रेलवे मंडल के अधिकारियों के भी प्रति आभार मानता हूँ, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का आभार मानता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन सब ने संयुक्त प्रयास किया, उसका परिणाम हमको दिखलाई दिया। नया स्टेशन बनने जा रहा है, दशकों बाद कुछ नया मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुर्ग शहर लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के प्रयासों से दुर्ग शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे नेहरू नगर से मिनी माता हो, चाहे रोडे हो, चाहे झगड़ा बांध हो, बहुत से कार्य लगातार जारी है। उसी कार्य में आज रेलवे स्टेशन का भी उन्नयन होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे शहर की जनता को बहुत बड़ा ये जो सौगात मिली है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के रसमड़ा स्थित रायपुर स्टील प्लांट में हुए ब्लास्ट से एक मजदूर की हुई मौत, तो वहीं 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे। दुर्ग के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रायपुर स्टील प्लांट में रविवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में हुए ब्लास्ट के कारण कार्य कर रहे मजदूर बुरी तरह झुलस गए। बता दें कि हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत भी हो गई है, वहीं 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें आनन फानन में सेक्टर 9 अस्पताल दाखिल कराया गया। बता दें कि जिस समय ब्लास्ट हुआ वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर बुरी तरह से झुलसे बताए गए हैं। कई मजदूर और भी घायल हुए हैं। सभी का इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल भी रहा है। रविवार को फैक्ट्री बंद थी, प्रबंधन भी नहीं आया था। उसके बाद भी अंदर लोहा पिघलाने का काम चल रहा था। वहां 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भट्टी में ब्लास्ट हो गया। इससे वहां क्रेन ऑपरेट करने वाले मजदूर के ऊपर गर्म लोहा चिटक कर आ गिरा। इससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान खेमलाल साहू निवासी गन्यारी के रूप में की गई है। वहीं एक मजदूर देवेंद्र कुमार साहू 50% से अधिक झुलस गया है। एक अन्य मजदूर का पैर टूटा है। घायलों को तुरंत सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया। फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। इस मामले में अंजोरा और दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची। किसी को भी फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक लगा दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही ब्लास्ट के कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा प्रबंधन, जिसे लेकर बड़ा सवाल उठने लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी प्रबंधन का एक भी जिम्मेदार आदमी मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। पूरी फैक्ट्री को बंद करके रखा गया है। अंदर सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा था। इस मौके पर कंपनी के प्रबंधन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सच्चाई ये है, कल रात को 11:45 पे हमारी कंपनी रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड में 20 टन की भट्टी ब्लास्ट हुई, जिसमें 3 लोग झुलसे हैं, जिसमें 2 जले हैं, जिसमें एक की डेथ हो गई है, और जो सेकंड पर्सन है वो 50% अभी सेक्टर 9 हॉस्पिटल से खबर आ रही है, जिसमें वो झुलसे हैं, जले हुए। जिनकी डेथ हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी है प्रियंका एसोसिएट से, और ESI में कवर्ड है। उसके बावजूद कंपनी ने 15 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपये कैश धनराशि उनको दी गई है। पूरी कंपनी परिवार के साथ खड़ी है। जो भी सहायता होगी पूरी कंपनी उनके साथ हमेशा रहेगी। सेकंड जो झुलसे हैं उसका इलाज आप लोग करवा रहे हैं? सेकंड जो झुलसे हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और
जिनके पाँव में छोटा फ्रैक्चर है उनका आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और सभी को हर एक चीज़ की सहायता दी जा रही है। जो अफवाह उड़ रही प्रबंधन कंपनी साथ नहीं था, ऐसा वहाँ पर कोई नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे हर समय एम्बुलेंस तैनात रहती है, 60-70 आदमियों की सिक्योरिटी टीम है, सेफ्टी इंचार्ज है। इमीडिएट जैसे हादसे का पता चला सभी लोगों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। लड़के का नाम देवेंद्र कुमार साहू है। कहाँ काम करते हैं? और रायपुर स्टील में शायद स्टील प्लांट में काम करता है। बस 6:30 पौने 7 बजे के आसपास पता चला कि आपका लड़का मतलब ये घटना घट गया तो झुलस गया है, तो सेक्टर 9 में एडमिट है। यहाँ आने के बाद पता चला कि 50% जला है करके पता चला। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू आई थी और डॉक्टर से मिल के बताई कि 50% जला है। हमको क्या चाहिए भैया, उसको कम से कम इलाज सही होना चाहिए, उनको जिंदगी के जीवन के लिए चाहिए। परिवार है, बीवी उसके बच्चे हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए जो भी कर सकते हैं वो चाहिए उसका मौजूद। एक लड़का जो है जो ख़त्म हुआ है, बोले जो क्रेन चला रहा था वो ख़त्म हुआ है, और एक लड़के का पैर कटा हुआ है बताया, पैर फ्रैक्चर बताया, और एक ख़त्म हुआ है घनियारी का। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिवनाथ नदी के जेवरा सिरसा घाट में बहे युवक का शव करीब 15 घंटे बाद सोमवार की सुबह मिल गया। गांव वालों ने सुबह 7 से 8 बजे के बीच घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर सिरसा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे पर शव को पानी में तैरते हुए देखा। शव खींचकर नदी के किनारे कर पुलिस को सूचना दी। रविवार को फ्रेंडशिप डे के दिन कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला वार्ड 17 निवासी विकास यादव अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे की पार्टी करने जेवरा सिरसा खमरिया भाटा के शिवनाथ नदी के घाट पर गया था। तभी पैर फिसलने से वो तेज बहाव में बह गया था। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने धान खरीदी की किश्त जारी करने के मामले प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 किश्त में किसानों को राशि देने की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों को केवल अब तक 1 किश्त ही दी है। कई किसानों को तो 1 किश्त भी नहीं मिली है। अभी खेती का कार्य जोरों पर है और चुनाव सिर पर है। सरकार के पास मौका भी है और दस्तूर भी। सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को 4 किश्त की राशि ट्रांसफर करे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 4 साल से धान खरीद रही है और वो दावा करती है कि हम 2500 रुपये में धान खरीदते हैं। मैं श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
श्री ताम्रध्वज साहू जी कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को चुनौती देता हूं, उनके साथ पूरे कांग्रेसियों को चुनौती देता हूं कि 2500 रुपये की एक भी रसीद प्रदेश भर में किसी भी सोसाइटी का मुझे दिखा दें तो हम उसको यथोचित इनाम देंगे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम देगी। ये किसानों को ठग रहे हैं कि हम 2500 रुपये में खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2500 रुपये में धान तो नहीं खरीदती है और 9000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि देने का दावा करती है। 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी तक किसानों को एक किस्त मिली है और बहुत सारे किसानों को एक किस्त नहीं मिली है। यदि ये अपने आप को किसानों की सरकार कहती है तो आचार संहिता लगने के पहले छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को 4 किस्त दें और यदि नहीं देते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में किसानी का काम पूरे सबाब पर है, पूरे ऊंचाई पर है, तो इसलिए उनको देना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए और यदि नहीं देते हैं तो उनको गद्दी छोड़ के बाहर जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 508 स्टेशनों के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के दौरान दुर्ग और पावर हाउस रेलवे स्टेशनों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, महापौर नीरज पाल, बीजेपी अध्यक्ष विजेश बिजपुरिया सहित रेलवे के अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पावर हाउस स्टेशन में टाउनशिप की ओर सेक्टर 1 में मुख्य द्वार बनाया जाएगा। स्टेशन के दोनों तरफ एस्केलेटर लगाए जाएंगे। दुर्ग जिले का सबसे पुराना कन्या विद्यालय अब अपनी बदहाली पर रो रहा है। हालत यह है कि जनप्रतिनिधि भी सिर्फ अपना आश्वासन किनारा काट ले रहे हैं, जहां अब सिर्फ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। दुर्ग जिले का सबसे पुराना ख्याति आवासीय विद्यालय तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय है, जो 1948 से अब तक संचालित किया जाता रहा है। पर वर्तमान में ये भवन पुराना होने के कारण काफी जर्जर हो चुका है। बरसात में कमरों में पानी भर जाता है, छतों का प्लास्टर गिरने लगता है। कभी भी कोई भी भारी दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहती है, जिसमें 600 से करीब छात्राएं अध्ययनरत है, जो इस स्कूल की बदहाली को देख अपना भविष्य गढ़ रही है। बता दें कि अर्धशासकीय अनुदान प्राप्त कन्या विद्यालय में समय के साथ साथ बदलाव के लिए यहाँ के प्रबंधन और शिक्षक काफी चिंताजनक स्थिति में समाज के बड़े लोगों की मदद की राह देखने के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचकर अपनी फरियाद भी लगा चुके हैं, मगर सिर्फ आश्वासन और अनदेखी के चलते कोई भी इस कन्या स्कूल का सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। नतीजतन स्कूल प्रांगण में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहां अपना भविष्य गढ़ रही छात्राएं कमरे तक ही सीमित रह गई है। वहीं शहर विधायक महापौर के साथ ही स्थानीय पार्षद संजय कोहली भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे यहां पढ़ रही छात्राओं को परेशानियों का सामना करते देखे जा रहा है। ये तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय अशासकीय है, अनुदान प्राप्त विद्यालय है। यहाँ पे जो है जब बरसात में बारिश होती है तो पानी जो है ग्राउंड में भर जाता है और कई बार जो है ज़्यादा बारिश होने पे क्लास में ही चले जाता है। एक्चुअल में क्या है सही, जो बारिश का पानी इस साल ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जो पानी की जो निकासी है वो पीछे जो है स्कूल के पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पर हो जाती थी, लेकिन मतलब विगत जो है दिनों से जो है लोगों ने क्या किया, वहाँ पे कचरा अपना डंप कर दिया है, तो जो पानी की निकासी वो बंद हो गई है, तो पानी जो है ग्राउंड में भर जा रहा है, क्लास में भी चले जाता है। इसकी कंप्लेंट जो है हमने महापौर से, कलेक्टर से, समिति से भी किया है, तो उन्होंने कहा कि ये पंप दिया, पंप के द्वारा जो है पानी निकालने के लिए किया है। और जो महापौर से हम लोग ने किया था तो उन्होंने जो है अपने नगर निगम के जो है इंजीनियर को भेजा था, उन्होंने जो है पीछे जेबीसी मशीन लगा के कचरा हटाने की कोशिश की, लेकिन क्या है वहाँ पे गीला है, दलदल है, तो जेबीसी मशीन जो काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जब सूख जाएगा तब हटा देंगे मलबा को। इसके अलावा और आप लोगों ने क्या प्रयास किया, जो बच्चों को किस तरह की यहाँ दिक्कतें होती है? बच्चों को दिक्कत यही ग्राउंड में हो रही है, मतलब पानी जब जाता है तो दिक्कत हो रही है, तो हम लोग जो है कॉलेज में बिल्डिंग है तो कॉलेज में जो है क्लास लगा देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। एक सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर उठाई अपनी आवाज। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने संघ के प्रांतीय आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई गई और कहा गया कि जब गंगा जल लेकर वादा किया था तो सिर्फ उस वादे को निभाए कांग्रेस की सरकार। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई चुनावी जंग घोषणा उपरांत भी अब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त 2023 को नियमितीकरण की घोषणा करते हुए शासन द्वारा आदेश पारित किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संख्या जिले में लगभग 1,500 से 2,000 है। जो मांग हमारी है वो नियमितीकरण, एक सूत्री मांग नियमितीकरण ही है। अब इसके लिए हम 10 वर्षों से शासन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सब चीज़ कर करके हम लोग ये सब थक गए हैं, तो हमको ये आंदोलन का रूपरेखा लेना पड़ा। हम आज ये आंदोलन के जरिए उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारी मांगे सुनिए। जो बिंदु क्रमांक 10 में आप जो दैनिक वेतन भोगी को आप नियमितीकरण करने का वादा लिया था, गंगा जल की कसम खाई थी, उसको आप गंगा जल की कसम का निभाओ, उनका मान बढ़ाओ। बस यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। कर्मचारियों के भविष्य की बात है, सब 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, सबकी भविष्य अंधेरे में जा रही है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय हड़ताल और धरना
और महारैली का कार्यक्रम रखे हैं। और हमारी मांग ये है कि सरकार से कि हम नियमितीकरण चाहते हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिया था। और आज आप देखेंगे कि 1675वां दिन है और आज भी हमारे लिए उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। खाली बैठकें होती है, जानकारी मंगाया जाता है और जानकारी मंगाने के बाद भी कुछ ऐसा हमें इनपुट नहीं मिलता कि हमारा नियमितीकरण होगा। उसके लिए हम आज भी मतलब चाहते हैं कि हमें कुछ इनपुट ऐसा मिले कि सरकार हमारे लिए, हम सभी को नियमित करने के लिए एक अग्रसर है। मतलब हमारे उज्जवल भविष्य को बढ़ाने के लिए भी वो मतलब तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कुछ इनपुट मिले। उनके इनपुट नहीं मिलने की वजह से ये हमें हड़ताल करना पड़ रहा है। आगामी तौर पर हम देखते हैं कि ये मतलब अब जैसे अभी हम जिला स्तर पे हैं, अब आने वाले समय में हम संभाग स्तर पे करेंगे और हो सके तो जिले के समस्त जिले में जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनसे भी हम चाहेंगे कि उनसे भी मिलकर हम अपनी बात रखेंगे और नहीं होगा तो हम अपना आंदोलन उग्र करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिला का अध्यक्ष हूँ और ये दैनिक वेतनभोगी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं जो लगातार 98-97 से निरंतर कार्य करत आए। शासन ने कई बार इनकी जानकारी मंगाई गई, केवल जानकारी मंगाई जाती है, कार्य नहीं किया जाता है। और हमारी भी संघ, इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अभी हमारे प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुआ है अभी बीच में और हम शुक्रवार को और जाने वाले हैं। और हम अपने कर्मचारी को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आज कई प्रकार की अपनी सभी की मांग है नियमितीकरण की मांग इसलिए है कि उन्होंने, सरकार ने कहा है कि हम देंगे, हमने नहीं मांगा था, उन्होंने कहा दिए देंगे, तो देने में क्या तकलीफ है। अब जो जायज़ है 10 साल 15 साल जो 5 साल में आए, आज कालम बना दी गई है। 2004 से 2018 की दैनिक वेतनभोगी के कर्मचारियों की जानकारी अलग दी जाए, 19 से 2023 तक के कर्मचारियों की अलग जानकारी। ये क्या जानकारी होती भाई आपकी ज़रूरत रही तभी आपने कर्मचारी को लाए। आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते जा रही है, हमारे 5-5 साल 7-7 साल के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बैठाया जा रहा है। बैठाया इसलिए जा रहा है कि ये अधिकारियों की मनमानी है। मुख्यमंत्री जी ने मौखिक आदेश में दिया गया था कि किसी भी कर्मचारियों की छटनी ना की जाए। आज हमारे लोक निर्माण विभाग में एक जो 2006 से कार्यरत फूलबाई नाम की औरत को निकाल दी गई थी, जिसका कारण कुछ नहीं, केवल अधिकारी से अनबन है। हो सकता है उनकी नाम नियमितीकरण में चली गई होगी। आज क्यों निकाला जा रहा है कि आज शासन ने 4000 रुपये बढ़ा दिया। जो मजदूर 7000 से काम करते आज 10 साल 20 साल, आज 14000 हुआ। 10000 तक आज तक किए, आज हुआ 14000, वो भी उनको मिला नहीं है। तो आज अधिकारी अपने पूत भतीज, अपने रिश्तेदारों को जो थक गए उनको निकाल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी नियमितीकरण ना भी करें, हमको कोई ऐतराज नहीं, स्थायीकरण कर दे ताकि वो कम से कम 62 वर्ष की आयु तक अपने उस विभाग में सेवा करें। हमारी ये मांग है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर सदानंद विद्यराज, उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में 6 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर एक जागरूकता अभियान 13 यार हूं मैं अभियान चलाकर सभी वाहन चालकों को बताया गया कि पुलिस आम जनता की मित्र है। दुर्ग पुलिस के यातायात विभाग द्वारा 13 यार हूं मैं अभियान के तहत यातायात पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा सुबह से देर रात तक जिले के सभी चौक चौराहे, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, सूर्या मॉल, रेलवे स्टेशन, मैत्री गार्डन, बड़े तरिया, टोल प्लाजा इत्यादि जगहों पर एक दिन में 20,000 लोगों को पॉम्पलेट वितरण कर एवं बैनर पोस्टर के माध्यम से यातायात पुलिस दुर्ग ने इस नवाचार कार्यक्रम का आयोजन किया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा पूर्व में भी विभिन्न कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। रविवार को इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के बीच यातायात पुलिस आपकी सेवा एवं आपकी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के लिए हर मुसीबत में खड़ा रहता है, उसी प्रकार सड़क पर यातायात पुलिस एक दोस्त की तरह आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहता है। यह संदेश लोगों के बीच पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य था। यातायात पुलिस द्वारा फ्रेंडशिप डे के अवसर पर 13 यार हूँ मैं करके एक जागरूकता अभियान चलाया गया।
इसमें सभी वाहन चालकों को हम लोगों ने अपील किया कि यातायात पुलिस है वो लगातार आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है। तो हमको अपना दोस्त माने और जिस प्रकार दोस्त के लोग मदद करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसी प्रकार हमारी बातों को भी अमल करें कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, नियमों का पालन करें। तो इसके लिए कल एक दिवस का हमारा विशेष अभियान था जिसमें हमने 20,000 से अधिक पाम्पलेट लोगों को बांटा। इसके अलावा चौक चौराहों में लोगों को जागरूक किया, विभिन्न पोस्टर पाम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। हमारा जो टीवी LED स्क्रीन है उसके माध्यम से भी जागरूक किए। सिविक सेंटर में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मॉल्स में, चौक चौराहों में लोगों को जागरूक किया। इससे लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। लोगों ने हमारी बातों को अप्रिशिएट किया और उसको पालन भी करेंगे, उसका आश्वासन दिया है। तो निश्चित रूप से अभियान हमारा एक पहल है, तो लोग इसमें जागरूक हों और नियमों का पालन जरूर करें। क्योंकि कल एक दिवसीय अभियान था, फ्रेंडशिप डे था, तो उस पर हमारा एक विशेष अभियान था जिसमें हमने एक वीडियो भी जारी किया है, लोगों से अपील भी किया है और आने वाले समय में लगातार हम लोग अभियान चलाते रहेंगे अलग अलग प्रकार के, और लोगों को निश्चित रूप से जागरूक जरूर करते रहेंगे। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जारी किए गए 13 यार में थीम सॉन्ग को आम नागरिकों ने बहुत पसंद करते हुए जारी किए गए पॉम्पलेट में लिखे यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपनी सहमति प्रदान दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 के संयुक्त प्रयासों से भिलाई में अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पूरे भिलाई में अंगदान के प्रति लोगों को विभिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत सिविक सेंटर भिलाई के नेहरू आर्ट गैलरी में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इंसान का शरीर नश्वर होता है और इंसान की मृत्यु के बाद इस शरीर को नष्ट कर देने की परंपरा है, परंतु मेडिकल साइंस यह कहता है कि आप मृत्यु के उपरांत भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद कई घंटों तक जीवित रहते हैं। उसमें से आंखें, लीवर, किडनी और आपका दिल भी शामिल है। और अगर हम अपने इस शरीर के इन अंगों को मृत्यु के उपरांत जरूरतमंदों को दान कर देते हैं तो हम मृत्यु के बाद भी दूसरे के शरीर में जीवित रह सकते हैं और अमर हो सकते हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई के द्वारा संयुक्त प्रयास किया जा रहा है और अंगदान महोत्सव का पखवाड़ा 31 जुलाई से 13 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं और इन्हीं आयोजनों के जरिए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा अंगदान विषय पर चित्रकला भी बनाई गई है, जिसकी प्रदर्शनी सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में लगाई गई है और इसे देखने के लिए प्रतिदिन काफी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को यह प्रदर्शनी देखने दुर्ग के कमिश्नर के साथ छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने इस संयुक्त प्रयास को दिल से सराहा और कहा यह एकमात्र उपाय है जिससे आप मरणोपरांत भी जीवित रह सकते हैं। हम 30 जुलाई से 13 अगस्त तक ये जो पखवाड़ा हम मना रहे हैं, इससे जन जागृति होगी। जनमानस में जिस तरह रक्तदान के प्रति अभी कोई संकोच नहीं है, रक्तदान कोई भी कर सकता है, इसी तरीके से अंगदान के प्रति भी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी और हम सब लोगों का यही संकल्प है, यही प्रयास है कि लोगों में जागरूकता आए और लोग अंगदान के प्रति भी समर्पित भाव से कार्य करें। सर, आप देखिए समाज में एक भ्रांति है कि आप जीते जी या मरणोपरांत आप जिस अंग का दान कर देते हैं, अगले जन्म में उस अंग के बगैर ऊपर वाला आपको जमीन पर भेजता है। ये सारी भ्रांतियाँ अब निर्मूल साबित हो रही हैं। हम लोगों ने आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह गिरजाघर, हर जगह जाकर के उनके जो धर्म गुरु हैं उनसे भी चर्चा की है, वह भी इस बात से सहमत है। देखिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये जो टैग लाइन आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये LIC पॉलिसी के साथ अपन सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह लाइन जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यह अंगदान के प्रति भी उतना ही प्रासंगिक है यह सेंटेंस जितना LIC पॉलिसी के साथ आप सुनते हैं। जीवित रहते आप यदि अंगदान करते हैं तो आपके मरणोपरांत भी आप जीवित रह सकते हैं। आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति देखेगा, यह एक सुखद अनुभव है। तो इसीलिए अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। लोगों में जागृति आएगी और हम इंश्योर करते हैं कि हम ज़रूर सफल होंगे, हम होंगे कामयाब। लोगों में जागृति फैलेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने स्थापना काल से लेकर आज पर्यंत न केवल
निष्पादन के क्षेत्र में बल्कि समाज से जुड़े हुए समस्त क्षेत्रों में अपनी नई और अभिनव पहल के लिए जाना जाता है। अंगदान और विशेष करके स्किन बैंक की यदि हम बात करें, जो कि अंगदान के बाद अगला चरण होता है, उस क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में पहला है। निश्चित रूप से समाज के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर कर सके तो वो बहुत ही वंदनीय बात होती है। इस संसार से जाने के बाद शरीर, जो कि पार्थिव शरीर हो जाता है, उसकी कोई अन्य उपयोगिता नहीं रह जाती। लेकिन उस पार्थिव शरीर में से भी यदि कुछ भाग किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सके जिसको कि नया जीवन मिल सके या जीवन जीने के लिए कुछ बेहतरी आ सके, सहूलियत हो सके, तो ऐसा करने में किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अंगदान, उदकदान इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि निश्चित रूप से अत्यंत ही स्तुत्य है, वंदनीय है। और ऐसी पहल के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपनी ओर से ये विशेष प्रयास किया है और लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए इस विशेष आयोजन की शुरुआत की है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा भिलाई इस्पात संयंत्र की जाए कम है। समाज सेवा के क्षेत्र में और मानव कल्याण के क्षेत्र में ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। देखिए, अंगदान महादान है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। लोग जो है अपने शरीर का कोई भी अंग, चाहे वो स्किन हो, चाहे आपके जो आँख हो, आपका हार्ट हो, आपका लीवर हो, किडनी हो, विभिन्न प्रकार के अंग जो है डोनेट कर सकते हैं, लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। आप जो है अपने मृत्यु के बाद भी जो है लोग याद रखें, इसके लिए जो है आप अपना अंगदान अवश्य करें। जी सर। आप अपना अंगदान करके मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। सर, इस पहल की सराहना करेंगे? बिल्कुल, मैं इस पहल की पूरी प्रशंसा करता हूं और जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सर, आम जनता को कुछ ऑर्गन डोनेशन को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग जो है यहाँ आके एग्जीबिशन देखें। यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे जो है पोस्टर्स बनाए हैं, लोगों के लिए एक संदेश है और लोग जो है अपने अंगदान की ओर प्रेरित हो। मैं इसी के लोगों से जो है कामना करता हूँ। यह एक श्रेष्ठ परंपरा का आगाज़ है जो भिलाई इस्पात संयंत्र के एडवांस बर्न केयर डिपार्टमेंट जेएलएन हॉस्पिटल ने शुरुआत की है। सबसे खूबसूरत पहल जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात अंगदान। प्रत्येक स्टूडेंट आतुर रहता है ह्यूमन ब्रेन की स्टडी के लिए। अंगदान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम मृत्यु पश्चात भी जीवित रहते हैं, दूसरों की नज़र से दुनिया देखते हैं और दूसरों के लिए अपनी जो परंपरा है आदि अनादि काल से, जो हम ऋषि दधीची के जो वंशज हैं हम, वो अपने जेनेटिक्स में शामिल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में गर्व का विषय है। जेएलएन अस्पताल को, बर्न केयर विभाग को धन्यवाद, आप सबको जो इतने खूबसूरत पहल को प्रमोट कर रहे हैं, शुक्रिया। आम जनता के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस प्रदर्शनी में आए, चीज़ों को समझें और जो अंगदान जैसा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में एक टैबू लोगों के मन में बना हुआ है, उसे दूर करें और खुलकर समर्थन करें। मृत्यु पश्चात भी जीवित रहें, अमर रहें। शुक्रिया। पहली बात यह है कि अंगदान जो है वो एक श्रेष्ठ विचार और उच्च स्तरीय जीवन की तरफ समर्पित होना और मानवता की एक प्रतीक है और इस उच्च स्तरीय सोच का उपज भी है। तो अंगदान इसलिए महादान कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स, यानी 2 लाख पेशेंट्स किसी न किसी ऑर्गन की परफॉर्मेंस कम होने के कारण वो बहुत अपनी पीड़ित रहते हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लंग हो कभी कभी,
और इस तरह से कोई ना कोई अंग के परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण वो अपने जीवन आपी सीधे अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते। इसी तरह जब किसी पेशेंट बर्न पेशेंट उसके त्वचा पूरे जल गया होता है, जिसका 60% अधिक त्वचा जल जाता है, उनके यहाँ उनके पास त्वचा को उनके हीलिंग होने के लिए त्वचा बचता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये अंगदान महोत्सव हम मना रहे हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि अंगदान करना चाहिए, अंगदान करने के लिए हम आगे आएँ। और खासकर त्वचा और नेत्रदान, ये 2 दान ऐसा है जो हम बिना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसको कर सकते हैं। दूसरे अंगदान जीवित रहते ही, जैसा किडनी हो या लिवर हो, हम अंगदान कर सकते हैं। कुछ अंगदान हम मरणोपरांत कर सकते हैं और इसके लिए फैमिली मेंबर्स और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसकी ज्ञात होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए भारत सरकार ने 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच ये अंगदान दिवस मनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया था और सेक्टर 9 हॉस्पिटल उसके समर्पित होते हुए 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक यानी एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं, जहां पर लोगों के बीच अनेक कार्यक्रम के द्वारा, चाहे वो नाटिका के रूप में हो, संगोष्ठी के रूप में हो, या इस तरह से हम प्रदर्शनी जहां पर बच्चों और स्कूल के कॉलेज विद्यार्थियों से जो पोस्टर्स बना के उसके प्रदर्शन हो, और अनेक जगह घूम के भी, जैसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जाके वहाँ पर ये प्रचार कर रहे हैं और गणमान्य व्यक्तियों से इसके बारे में बाइट दे के भी, तो इस तरह से प्रोत्साहित करते हुए हम इस महोत्सव को मना रहे हैं और एक राष्ट्र के प्रति हमारा एक सेवा भी है। अंगदान को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हर जाति धर्म के लोगों से भी राय ली जा रही है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग भी इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए समाज के लिए एक बेहतर उपाय बता रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को अंग मिल जाएगा और अंगदान करने वाला व्यक्ति भी अमर हो जाएगा। मैं हूँ फादर जॉन सेवियर, पल्ली पुरोहित, कैथोलिक चर्च, सेक्टर 6 भिलाई। अभी जो कार्यक्रम अंगदान का कार्यक्रम होने वाला है, हो रहा है, और इस पर हमारे समर्थन है, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च की ओर से हमारे संत पापा ने भी इसका समर्थन किए हैं, समर्थन सदा करते हैं। और ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, जो शरीर हमें ईश्वर ने दिया है ये दूसरों के लिए उपयोग में लाने के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए। और ये जो अंगदान एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, एक एक्ट ऑफ लव है। ईश्वर जो स्नेह हमें प्रदान किए हैं और उसको बांटने का एक तरीका है, शरीर के द्वारा भी हम करते हैं। और जब भी हम ये सेवा करते हैं, हमारे कैथोलिक चर्च इसका सपोर्ट करते हैं और बहुत फादर लोग, सिस्टरगण और हमारे कैथोलिक लोग, बहुत सारे लोग इसका डोनेट किए हैं कई जगह में, और इसका हम समर्थन करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं हाजी एम एस सिद्दीकी इस शहर का एक आर्किटेक्ट हूँ, साथ ही भिलाई नगर जामा मस्जिद ट्रस्ट से भी जुड़ा हूँ और भी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये इस्लाम में सबसे पहला जो फ़र्ज है वो है ये अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरे की जान को बचाना। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ये हमें अपनी जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती, बल्कि मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके तहत हम अपने जिस्म के कुछ अंगों को दूसरों को देते हैं, दान करते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। मसलन लोग अपना खून, आँखें, किडनी,
ये सब एक दूसरे को देते हैं बतौर जान बचाने के लिए, बतौर हेल्प। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि 3 तारीख जो है अंगदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मैं अपने भाइयों से, अपने लोगों से ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें और लोगों की जान को बचाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय श्री राम। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर हम जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि हम सभी को अगर अपनी मृत्यु के पश्चात भी अगर इस जहाँ को देखना है या अपने अंगों को यूज़ में लाना है, हमारा एक शरीर 8 लोगों के काम में आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंगों को दान करके अपनी मृत्यु के पश्चात भी इस जहाँ में जो भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि जैसा कि महर्षि दधीचि ने अपने अंगों का दान करके महापुण्य की प्राप्ति की थी, उस तरह हम भी अपने अंगों का दान करके इस अंगदान के मौके पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम दिवाकर तिवारी, सेक्टर हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। सनातन धर्म में दधीचि ऋषि ने अपने हड्डियों का दान एक धनुष बनाने के लिए किया था, जिस धनुष से एक दैत्य को नष्ट किया गया था। दधीचि ऋषि द्वारा यह कार्य समाज हित में किया गया था और आज फिर जरूरत है कि हम अपने अंगों का दान मरणोपरांत या जीवित रहकर भी कर सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा में सावन के 5वें सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से कांवड़ जल लेकर हुई। मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल व महापौर निर्मल कोसरे के साथ हजारों कांवड़िए बोलबम का जयकारा लगाते हुए इस यात्रा में सहभागिता दी। चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से देवरोदा तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे के साथ भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के पूरे 40 वार्डों के शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे पूरे रास्ते भर गूंजते रहे। चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे ने हजारों महिलाओं व पुरुष कांवड़ियों के साथ धोती व कुर्ता का पारंपरिक परिधान पहने कांवड़ उठाकर देवरोदा का सफर पैदल तय किया। वहीं सिरसा चौक पर मुस्लिम समाज ने स्वागत के साथ कांवड़ियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कर रखी थी। सिरसा चौक से अंडर ब्रिज होते हुए जी केबिन पहुंचने पर कांवड़ियों का स्वागत हुआ। यहां से देवरोदा पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने के बाद भोग वितरण किया गया। सावन के 5वें सोमवार के इस पवित्र महीने में भोले बाबा की आस्था है, जिससे जन सैलाब यहाँ पर उमड़ के आया हुआ है। और चरोदा की प्राचीन कुआं जो 151 साल पुरानी है, वहाँ के कुआं से हम लोग जल लेके प्राचीन नगरी देवलोदा की इस पावन धरती में पहुँचे हैं। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी उनके भक्त हैं, सबके घर में भोले बाबा की कृपा बनी रहे, सबके घर उनकी खुशहाली बने रहे। और जिन श्रद्धा के साथ देवलोदा की इस प्राचीन नगरी में आए हैं, भोले बाबा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सारे लोगों की मनोकामना वो पूरी करें, क्षेत्र की जनता खुशहाल हो, उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि हो। यही भोले बाबा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। चल हो गया, चल। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पूरा देश भोले बाबा की भक्तिमय में है, उनकी पूजा आराधना में लगा हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज की ओर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देश में अमन शांति बने रहे और इसी तरीके से हम लोग सद्भावना भाईचारा बनाए रखें और भोले बाबा की आराधना करते रहें और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। यात्रा जो भगवान परशुराम के द्वारा शुरू किया गया था गढ़मुक्तेश्वर से सारा महादेव तक, जो प्रथम कांवड़ यात्रा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सनातन में कांवड़ यात्रा भव्य रूप और जन जन तक पहुंच चुका है। हम उसके स्वागत के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि देश तरक्की के राह पर चले, अमन चैन की राह पर चले और भारत देश सर्वशक्तिमान राष्ट्र बने।
इस मौके पर बड़ी संख्या में कांवरियों का जत्था शामिल होकर देवलोदा के प्राचीन शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।